नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मोदी के नाम चिराग बना रहे काम, ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए पहले खबर को जानते हैं। खबर ये कि एनडीए की घटक दल रही एलजेपी अब साथ में चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी कि बिहार चुनाव में एलजेपी अब अकेले उतरेगी। लेकिन इस खबर के पीछे की खबर यह है कि एलजेपी चुनाव में जेडीयू का विरोध करेगी, लेकिन बीजेपी के नाम या यूं कहें कि मोदी के नाम पर चुनाव में जाएगी, क्योंकि एलजेपी ने जो संकेत दिए हैं उसके हिसाब से चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी एलजेपी, लेकिन जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार जो है वो जरूर उतारती नजर आएगी। इतना ही नहीं, मोदी के काम का चुनावी लाभ भी लेने की कोशिश करेगी। अब ऐसे में कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि मोदी के भरोसे क्यों है चिराग पासवान, खुद के नाम पर क्यों नहीं चुनावी मैदान में उतरे चिराग पासवान, अकेले जा रहे हैं तो मोदी का नाम क्यों, बिना मोदी चिराग को सता रहा है हार का डर, मोदी को नीतीश पर भरोसा तो चिराग को क्यों नहीं, पीएम का नाम लेकर बेड़ा पार करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। एंटी नीतीश वोट को ट्रांसफर कराने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। नीतीश का फोन नहीं उठाकर आखिर चिराग पासवान साबित क्या कर रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता बीमार तो लड्डू का क्या काम है। ये सवाल ऐसे नहीं उठ रहे हैं क्योंकि आंकड़े भी यही कह रहे हैं कि बिना बीजेपी या फिर एनडीए एलजेपी कुछ नहीं है। अब विधानसभा में एलजेपी के प्रदर्शन पर एक नजर डाल लीजिए। फरवरी 2005 का जिक्र करें तो 2005 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी 178 सीटों पर लड़ी थी, 29 पर उसे जीत हासिल हुई, 11.1% वोट शेयर प्राप्त हुआ। यह एलजेपी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। अक्टूबर 2005 में एलजेपी 203 सीटों पर लड़ी, लेकिन सिर्फ 10 सीटें ही निकाल पाई। हालांकि वोट शेयर जरूर बढ़ा, ये 12.6% पर पहुंच गया। साल 2010 में एलजेपी 75 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत हासिल हुई और वोट शेयर खसककर 6.7% पर पहुंच गया। 2015 में बीजेपी के साथ गठबंधन कर एलजेपी चुनाव लड़ती है। बीजेपी ने तब 42 सीटें एलजेपी को दी थी, लेकिन सिर्फ जीत मिली 2 सीटों पर और वोट शेयर और नीचे लुढ़ककर 4.8% पर पहुंच गया। तो विधानसभा चुनाव में एलजेपी के प्रदर्शन को साल दर साल इस तरीके से समझा जा सकता है। तो क्या इस बार इस फॉर्मूले के साथ जब एलजेपी चुनावी मैदान में उतरी है तो क्या बिना बीजेपी का नाम लिए या मोदी के नाम और काम को गिनाए बिना सत्ता हासिल होने के लिए, सत्ता में शामिल होने के लिए वो सुखद आंकड़ा नहीं मिलने वाला एलजेपी को? और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी, हमारे साथ अमितेश सीधे दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, वहीं साकेत राजधानी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख मैं अमितेश आपका ही करना चाहूंगी। बहुत भागदौड़ एनडीए में अब तक हो रही है और इस भागदौड़ के साथ जिस फॉर्मूले, जिस आंकड़े या उम्मीदवारों के नाम की चर्चा सामने आनी चाहिए वो वक्त खिंचता ही जा रहा है। क्या माने कि आज ये आखिरी तारीख होगी जब ये सब कुछ साफ हो जाएगा? देखिए, अभी बीजेपी के बिहार के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उनके आवास पर एक बैठक चल रही है जिसमें बिहार के बीजेपी के तमाम नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं, नित्यानंद राय मौजूद हैं, मंगल पांडे हैं, इसके अलावा बिहार बीजेपी के नेता हैं और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो इस बैठक के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज दिन में बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी हो सकती है। कल देर रात तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उसमें तमाम नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन अब तक उसे जारी नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के सबसे बड़ा जो कारण देखा गया, कल जिस तरह का घटनाक्रम दिल्ली में घटा, चिराग पासवान ने अलग होने का फैसला किया, बिहार में एनडीए से अलग होने का जो फैसला रहा एलजेपी का, उससे पूरा का पूरा गठबंधन एक तरह से उलझ गया है। एलजेपी ये नहीं कह रही है कि हम केंद्र से अलग हो रहे हैं। एलजेपी की तरफ से प्रस्ताव पारित हुआ
जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में, उसमें ये कहा जा रहा है कि अमितेश, हम सवाल तो यही है ना कि क्या एलजेपी के इस स्टैंड से एनडीए के लिए राह आसान होगी, या एनडीए के लिए चिराग पासवान का ये स्टैंड और मुसीबत खड़ा करने वाला है और इसे पेचीदा करने वाला है? क्योंकि खुद ही अपने गठबंधन के, अगर एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू की बात करें तो जेडीयू इस वक्त कश्मकश में, असमंजस में है कि आखिर हो क्या रहा है। एलजेपी को मनाने का जिम्मा तो बीजेपी का ही था और उसी बीजेपी के साथ एलजेपी अपने आप को सहज मानती है और चुनाव में उनके नाम को भुनाने की बात भी खुले तौर पर कह रही है। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी चलते पूरा का पूरा मामला पेचीदा हो गया है। क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से कहा जा रहा है, एलजेपी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हम जेडीयू के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन केंद्र में हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन होगा, और उनकी तरफ से लोजपा भाजपा सरकार का नारा दिया जा रहा है। तो ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है। क्या जेडीयू इस बात को स्वीकार करेगी? जेडीयू इस बात को मानेगी कि केंद्र में आप साथ में बने रहें और केवल जेडीयू के खिलाफ बिहार में विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे? ये ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जो कि जेडीयू के जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक वो निश्चित रूप से इस बात को लेकर के अपसेट है और उनकी तरफ से बीजेपी आलाकमान से बात की जाएगी और लगातार बात हो भी रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि केंद्र में आप साथ में रहें, बिहार में केवल जेडीयू का विरोध करें। अगर आप साथ में हैं एनडीए तो पूरी तरह से साथ में रहें एनडीए के, अगर अलग होना है तो दोनों तरह से, केंद्र और राज्य दोनों जगह से एनडीए से बाहर आकर के चुनाव मैदान में उतरें। बिल्कुल, चलिए अमितेश, साकेत का रुख कर लेते हैं। साकेत हमारे साथ राजधानी पटना से जुड़े हुए हैं। साकेत, इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि चर्चाएं तो कई हैं कि ये भी एक स्ट्रेटेजिकली स्टैंड ही है जिसमें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फायदा उठाने की कोशिश एलजेपी की तरफ से की जाएगी। लेकिन सवाल तो यही ना कि हम साथ भी और अलग भी, ये कैसा साथ? देखिए, बिल्कुल विभा, ये सवाल है और ये सवाल जनता भी पूछेगी कि आखिर आप किस तरह से बिहार में आप उनके साथ हैं और दिल्ली में जाके कह रहे हैं कि आप साथ में रहेंगे और बिहार में अलग रहेंगे। ये सवाल जनता भी पूछेगी इस चुनाव में और इसी बात को लेकर। और आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से चिराग पासवान भी लगातार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो आस्था दिखा रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर है कि चिराग पासवान या लोजपा बीजेपी के इर्द गिर्द ही चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी, क्योंकि लोजपा जान रही है कि अगर वो बीजेपी से अलग होकर बिहार में चुनाव लड़ती है तो उसे बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। और इसका जो इतिहास है वो इस चीज़ को बता रहा है कि किस तरह से जब बीजेपी से अलग थी या एनडीए से अलग थी लोजपा, तो किस तरह से का परफॉर्मेंस उनका रहा है। तो ये एक सवाल है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान इसी चीज़ को भंजाने की कोशिश में भी है। लेकिन जेडीयू की आपत्ति इस पर निश्चित तौर पर होगी कि किस तरह से, क्योंकि आप समझिए कि जब चुनाव का प्रचार यहाँ पर शुरू होगा विवाह, तो लोजपा के जो नेता आएंगे, जिन सीटों पर जेडीयू के कैंडिडेट होंगे, लोजपा ने ये कहा है कि वहां से हम उम्मीदवार उतारेंगे। तो अगर लोजपा के, ये तो बीजेपी को ज्यादा असहज करने वाली स्थिति होगी, क्योंकि जवाब तो बीजेपी से ही जेडीयू भी मांगेगी, जनता भी पूछेगी और बीजेपी के लिए इसे डिफेंड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि देखिए भाई, ये एलजेपी का स्टैंड था, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि सवाल तो तब भी उठेंगे। इस बीच जेडीयू ने क्या कुछ कहा है, जरा वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं, क्योंकि गठबंधन से एलजेपी के अलग होने के बाद एनडीए की सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है। एनडीए का मूल स्वरूप बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 2020 के चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं और बहुत जल्द साझा ऐलान भी होगा। और जो वातावरण है उसमें निसंदेह 3/4 से ज्यादा सीटों पर जीत का मन बन चुका है। जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया साकेत और अमितेश, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए और यह भी देखना होगा कि क्या सचमुच जेडीयू जो कह रही है वैसे ही स्थितियां नजर आती हैं, या ये तल्खी जो है, ये नाराजगी जो है वो आगे जाकर ज्यादा विस्फोटक नजर आएगी और इससे कितना डैमेज कंट्रोल बीजेपी अपने स्टेटमेंट से कर पाती है, ये बेहद महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव एलजेपी अकेले अपने दम पर लड़ने वाली है और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान की एनडीए से अलग होने की घोषणा के बाद जमुई के लोगों की अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। जमुई के कई लोग जहां चिराग के इस स्टैंड को गलत बता रहे हैं, वहीं कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। प्रतिक्रिया देने के दौरान लोगों ने जमुई सांसद चिराग पासवान की तरफ से क्षेत्र में विकास के काम न कराने का भी आरोप लगाया है। लोगों से बातचीत की सहयोगी केसी कुंदन ने। लोजपा अलग हुई है, इसको आप किस तरह से मानते हैं, क्या विचार है, क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक एनडीए से अलग होने की बात है, चिराग पासवान ये इनका अपना फैसला है।
जहाँ तक मैं अपने संसदीय क्षेत्र में देखता हूँ कि हमारे ये सांसद तो जरूर बन गए हैं, लेकिन ये आम जनता को कभी भी उपलब्ध नहीं रहे हैं। अच्छा, ये क्या एनडीए से अलग होना आपके कितना क्या मानते हैं? क्या आप मानते हैं? देखिए सर, क्या मानते हैं, हम लोग जो आशा से उनको हम चुने वो काम नहीं किए। कुछ और लोग हैं उनसे पूछेंगे। अच्छा, आप क्या मानते हैं? एनडीए से अलग हो गए हैं चिराग पासवान, तो किस तरह से आप लेते हैं? एनडीए से अलग होना चिराग पासवान जी के लिए खतरे का घंटी बज गया है। जमानत भी नहीं बचने वाला है इधर। कुछ पते नहीं कि क्या किया नहीं किया, कोई विकास के नाम पर कुछ करवे नहीं किया। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? जो भी हो अच्छा हुआ, अच्छे किए हैं, अलग हो गए, अच्छा हुआ। क्यों अच्छा किया? अब अच्छा वो कह रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे, तो लड़िए। मैं समझ सकता हूँ, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी अपनी अपनी आज़ादी होती है। मेरे समझ के मानना है लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन भी होना जरूरी है। अब मैं समझता हूँ हर पार्टियों को मौका मिलना चाहिए, और ये जनता की सोच है, और उन्हें ये आर्टिकल कहता 15 कहता है जाति लिंग भेद के तहत हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए, आप किस तरह से मानते हैं? क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा इससे? वो अलग हुए हैं, जहाँ पे उनका अच्छा पकड़ है वहाँ पे वो जीत सकते हैं, और बाकी तो फिर लास्ट में तो ज़्यादातर देखते हैं यही कि लोग आपस में मिल ही जाते हैं राजनीतिक वाले। तो ज़्यादा तो उनके पिताजी अभी मिनिस्टर है, वो अलग नहीं हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ पे अलग हो गए। उनको राज्यसभा का टिकट दे दिया, वो राज्यसभा में चले गए। उस टाइम ये नहीं अलग हो रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे इतना सारा बिहार में, तब भी तो सीएम नीतीश कुमार ही थे, अभी अलग हो गए, पता नहीं क्यों। क्या मानते हैं आप इसको? अपना मतलब ये सेल्फिश है, और क्या। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। तो जनता अपने अपने तरीके से इस स्टैंड को तोड़ रही है और देख रही है, और ऐसे में जब जनता के बीच किसी प्रतिनिधि की बात छिड़ती है तो वो सिर्फ यही देखता है कि आपने अपने इलाके में अपने लोगों के लिए क्या किया है, क्योंकि उसे अपने विधायक से मतलब है। दिल्ली में बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव के आवास पर अहम बैठक चल रही है, और इस बैठक में बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं। आज दोपहर के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। खबरें ये भी हैं कि एनडीए में सीट बंटवारे के 2 फॉर्मूले तय किए गए हैं। फॉर्मूला नंबर अगर 1 की बात की जाए तो जेडीयू को 122 सीटें मिलेंगी, जिसमें जेडीयू मांझी की पार्टी हम को सीट अपनी तरफ से देगी। वहीं बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और इन सब के बीच अगर मुकेश सहनी वीआईपी जो उनकी पार्टी है एनडीए खेमे में आती है तो बीजेपी वीआईपी को अपने कोटे से सीटें देगी। एनडीए का जो दूसरा फॉर्मूला है वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि इसके तहत बीजेपी और जेडीयू दोनों 119 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, और मांझी की पार्टी हम को 5 सीटें दी जाएंगी। इस फॉर्मूले में भी अगर मुकेश सहनी आते हैं तो बीजेपी ही वीआईपी को अपने कोटे से कुछ सीटें देगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली इस बैठक में बिहार चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग सकती है। बैठक की अध्यक्षता खुद सोनिया गांधी करने वाली है, और बैठक में कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्य मौजूद होंगे। इससे पहले कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, जिसमें 70 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। प्रदेश कांग्रेस नेताओं की ओर से सुझाए गए उम्मीदवारों पर भी आज फाइनल फैसला होगा। बता दें कि महागठबंधन में सीट बंटवारे के अनुसार कांग्रेस के खाते में 70 सीटें आई हैं और 1 लोकसभा की सीट शामिल है। बड़े दल अभी अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाए हैं, लेकिन निर्दलीय और छोटे दलों के प्रत्याशियों का चुनाव अभियान शुरू हो चुका है। बोधगया सीट चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे एक प्रत्याशी का चुनाव प्रचार लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। नेताजी ढोल और ताशे के साथ अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उनके इस चुनाव प्रचार अभियान का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण चौरसिया ने। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही गांव में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, और आप देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी हैं अलग अलग तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं। इस समय हम लोग हैं बोधगया विधानसभा क्षेत्र में, जहां एक प्रत्याशी ढोल बाजे के साथ चुनाव प्रचार में उतरे हैं। आखिर क्या वजह है कि ढोल ताशा के साथ वो आए हैं, हम बात करते हैं। अच्छा बताइए कि आप ढोल बाजा के साथ क्यों घूम रहे हैं?
ढोल बाजा ये मेरे परंपरा चली आ रही है और इस कोरोना काल में हम ढोल बाजा बजाकर लोगों के दरवाजे के पास जा रहे हैं। उससे ढोल बजने से आवाज़ से लोग बाहर आ रहे हैं और अपना इस बारे में बात को रख रहे हैं और जनता के सुना रहे हैं। ये जो परंपरा है ढोल बाजे की, जो अपनी परंपरा है उसको साथ लेके ये चल रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी ये चुनाव प्रचार धीरे धीरे शुरू हुआ है और जैसे जैसे नामांकन का काम पूरा होगा तो और भी प्रत्याशी मैदान में आएंगे और अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर अपने लिए आशीर्वाद मांगेंगे। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और पूर्णिया से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शक्ति हत्याकांड की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम जो है वो पूर्णिया आवास उनके घर पर पहुंची हुई है। शक्ति हत्याकांड की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम घर पर पहुंची हुई है। पूर्णिया स्थित शक्ति मलिक के घर पर यह टीम इस वक्त जांच कर रही है। हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। कल पूर्णिया में आरजेडी नेता की हत्या कर दी गई थी। मामले में तेजस्वी सहित 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो फॉरेंसिक टीम जो है वो शक्ति के घर पर पहुंची हुई है। शक्ति हत्याकांड की जांच करने के लिए इस वक्त पूर्णिया स्थित शक्ति मलिक के घर पर यह टीम जांच में जुट चुकी है। आपको बताते चले कि शक्ति मलिक ने अपनी जान को खतरा बताया था। हत्या की आशंका जाहिर की गई थी और इसे लेकर अब तेजस्वी यादव समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर में साला और जीजा के बीच जमीन विवाद में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला सामने आया है। घटना मिठनपुरा के रामबाल मोहल्ले की है। इस मोहल्ले में एक निलंबित मजिस्ट्रेट और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि निलंबित मजिस्ट्रेट आशुतोष कुमार और उनके जीजा के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों के बीच कई बार पंचायत भी हो चुकी थी। बीती रात भी आरोपी के घर पर दोनों पक्ष बैठे हुए थे। मृतक नरेंद्र पंचायत करने आए और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मृतक की पत्नी अनीता देवी ने कहा कि आशुतोष कुमार ने नरेंद्र पर वार कर दिया। नरेंद्र नाथ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की गई। मौके पर मिठनपुरा थाना और नगर थाना की टीम पहुंची और स्थिति को संभाला जाता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कि इसका जमीन में ये घर संबंधी विवाद है अपने बहनों के साथ और उसमें लोग आए थे और फिर बाद में हुआ पंचायती में झगड़ा वगैरह हुआ है। उसमें इनके द्वारा है किसी व्यक्ति को कौन पेचकस से जो है सो गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जो इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है। और अब बात बेखौफ शराब माफिया की। गोपालगंज में शराब तस्करों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्पाद विभाग की गाड़ी को ही टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उत्पाद विभाग के 2 सब इंस्पेक्टर और 1 सिपाही घायल हुए हैं। चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश से सटी सीमा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम लगातार गाड़ियों की जांच कर रही है और इसी दौरान टीम ने एक पिकअप वैन को रोकने की कोशिश की। पिकअप वैन के ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। जब पुलिस की टीम ने इस पिकअप वैन का पीछा किया तो तस्करों की गाड़ी ने पुलिस की गाड़ी को ही टक्कर मार दी, जिसके बाद तस्कर गाड़ी लेकर आराम से यहां से फरार हो जाते हैं। ये घटना गोपालपुर के कोटनहरवा और पुकसार गांव के बीच की है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।